हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट की थी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास 12th प्लांट किंगडम की, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शैवालों से पुष्पीय पादपों में पाए जाने वाले पीढ़ी एकांतरण का मुख्य विकासात्मक लक्षण क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे शैवाल की बात आई है, ठीक है। शैवाल के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि शैवाल के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर बीजाणुद्भिद अवस्था और युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। शैवाल की बात करें तो इसकी बीजाणुद्भिद अवस्था जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और इसकी युग्मकोद्भिद अवस्था जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। ये आप जान लें कि शैवाल किस में आते हैं। शैवाल आते हैं थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा के ये मेंबर हैं, थैलोफाइट्स इन्हें कहते हैं। और शैवाल के अंदर स्पोरोफाइट ये डिपेंडेंट होता है युग्मकोद्भिद के ऊपर। और शैवाल का युग्मकोद्भिद विकसित प्रकार का होता है, ये विकसित प्रकार का होता है। और ये है इंडिपेंडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंडिपेंडेंट है और इसका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। तो जब हम बात करते हैं कि इसका मुख्य विकासात्मक लक्षण क्या है पीढ़ी एकांतरण में, तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है बीजाणुद्भिद का सतत विकास, युग्मकोद्भिद का सतत विकास, और युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद का सतत विकास, और बीजाणुद्भिद का विलोपन। जब हम शैवालों की बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि इनका युग्मकोद्भिद विकसित प्रकार का है और इनका बीजाणुद्भिद हासित प्रकार का है, और इनका बीजाणुद्भिद निर्भर करता है युग्मकोद्भिद के ऊपर। लेकिन फिर भी शैवालों में जैसे जैसे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम देखते जा रहे हैं, विकासात्मक विकास को देखते जा रहे हैं सतत रूप से, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका बीजाणुद्भिद विकसित होता जा रहा है। आप फाइलोजेनी में देखेंगे तो आप देखिए कि थैलोफाइटा सबसे लोवेस्ट मेंबर है प्लांट किंगडम के, और फिर थैलोफाइटा से आप ब्रायोफाइट में आएंगे, टेरिडोफाइट में आएंगे, जिम्नोस्पर्म में आएंगे, एंजियोस्पर्म में आएंगे। तो एक विकास ही हुआ, ये एक प्रकार का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट में आप ये भी देख रहे हो कि स्पोरोफाइट लगातार विकसित होता जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट, कि बीजाणुद्भिद का यहाँ पे सतत विकास हो रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके डायग्राम दिए गए हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम आप देखकर समझ गए कि युग्लिना का है। सेकेंड डायग्राम देखकर भी आप समझ गए कि क्लेमाइडोमोनास का है। और ये वाला डायग्राम देखकर भी आप समझ गए होंगे कि ये ब्रायोफाइटा में आने वाले मॉसेस, मतलब ब्रायोफाइटा के मेंबर फ्यूनेरिया का है ये डायग्राम, ठीक है, जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्टेज है। तो ये किसका है, ये फ्यूनेरिया का है। उसके अतिरिक्त आप ये वाला डायग्राम भी देखकर समझ गए होंगे कि ये किसका डायग्राम है, ये सिलाजिनेला का है या साल्विनिया का है। तो ये आपके साल्विनिया का डायग्राम है, ये है साल्विनिया का डायग्राम। अब आपको मैच करना है। मैच तो मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे तो ए में आपके क्या आ जाएगा, युग्लिना। तो जहाँ पे पैरामीशियम लिखा हुआ है उसको आप गलत कर दीजिए, ठीक है। ए में आपके क्या है, युग्लिना है। पैरामीशियम हटा दीजिए, पैरामीशियम नहीं आएगा। बी में आपके आएगा क्लेमाइडोमोनास, तो ये सही है। यहाँ पे कारा लिखा है, यहाँ पे कारा, यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, लेकिन ये इससे मैच कर रहा है। फ्यूनेरिया स्पैग्नम नहीं आएगा, मर्केंशिया नहीं आएगा, फ्यूनेरिया है। और ये लास्ट वाला है साल्विनिया का, जो कि टेरिडोफाइट का मेंबर है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, फर्स्ट बन रहा है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पे बताना है फॉल स्टेटमेंट कौन सा है। टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लोइडिक जीवन चक्र दर्शाते हैं। अनावृत बीजी बीज द्वितीयक वृद्धि रखते हैं। और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो यहाँ पे
फॉल स्टेटमेंट का चुनाव करना है। टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। जब हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये ऐसे क्रिप्टोगेम्स हैं जिनके पास में वैस्कुलर टिश्यूज आने शुरू हुए हैं, तो इन्हें हम संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। ब्रायोफाइट हैप्लोडिप्लोन्टिक जीवन चक्र शो करता है, ये बिल्कुल सही है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये दोनों ही, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये दोनों ही कौन सा शो करते हैं? हैप्लोडिप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र शो करते हैं। हैप्लोडिप्लोन्टिक से मतलब है अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र, अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र ये प्रदर्शित करते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। अनावृत बीजी का मतलब क्या है? यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, बीज व द्वितीयक वृद्धि रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके पास में बीज भी होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ भी ये प्रदर्शित करते हैं। कुछ पादपों में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में बाह्य निषेचन पाया जाता है, जबकि इनमें बाह्य निषेचन नहीं पाया जाता, इनके अंदर आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर आंतरिक प्रकार का निषेचन देखा गया है ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया हुआ है, पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सी साइकिल यहाँ पर किसे क्या कहेंगे। तो मैंने आपको बताया भी हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको अगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र और अगुणित और द्विगुणित जीवन चक्र दोनों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जीवन चक्र का पैटर्न बताया गया है, पैटर्न को सही प्रकार से दर्शाता है। अब आप आसानी से बता भी सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे ये संलयन यहाँ बताया हुआ है कि यहाँ पर ये संलयन हुआ है। संलयन का मतलब यहाँ पे युग्मक बने हैं। यहाँ पे रेड कलर में चूज कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे युग्मक जनन हुआ है, मतलब यहाँ पे दो गैमेट फ्यूज हुए हैं, यहाँ पे संलयन हुआ है, तो यहाँ टूवेन बना है। टूवेन में यहाँ पे मियोसिस हुआ है, मियोसिस, और इस प्रकार के मियोसिस को हम बोलेंगे जाइगोटिक मियोसिस। अगर ये जाइगोटिक मियोसिस है तो फिर ये क्या हुआ? ये हुआ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक, ये है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब अगुणित जीवन चक्र। तो ये तो हमको समझ में आ गया, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है। इधर भी देखेंगे, यहाँ पे संलयन हुआ है, युग्मनज बना है, युग्मनज से यहाँ पे सीधे बीजाणु भिद बना है और फिर यहाँ पे युग्मक जनन हुआ है। युग्मक जनन के लिए यहाँ पर देखिए टूवेन है और यहाँ से एन, मतलब मियोसिस हुआ है। और मियोसिस किसके लिए हुआ है? गैमेट को बनाने के लिए। तो जिसमें गैमेट को बनाने के लिए मियोसिस होता है उसे हम कहते हैं गैमेटिक मियोसिस। ये कौन से प्रकार का मियोसिस है? गैमेटिक मियोसिस। और गैमेटिक मियोसिस किसके अंदर होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? द्विगुणित जीवन चक्र। तो आपका आंसर यहाँ पे अब आप चेक कर लीजिए क्या होगा। पहली साइकिल अगुणित और दूसरी है द्विगुणित, तो ये तो आपका मैच कर रहा है। दूसरा है द्विगुणित, तो ये मैच नहीं कर रहा है। ये अगुणित द्विगुणित, ये भी मैच नहीं कर रहा है। और ये फोर्थ भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा ये आपको पता है, फर्स्ट ही आपका आंसर होगा, फर्स्ट अगुणित और बी आपका द्विगुणित। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगुणित जीवन चक्र किस में पाया जाता है, द्विगुणित किस में पाया जाता है। हर साल इसमें से क्वेश्चन बनता है कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का उदाहरण क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का उदाहरण क्या है। तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी का भी एग्जाम्पल लेके आपसे पूछ लेंगे फ्यूनेरिया का बताइए, फ्यूनेरिया का जीवन चक्र कौन सा होता है। आपसे पूछ लेंगे एक्टोकार्पस का क्या है, पॉलीसिफोनिया का क्या है, कैल्प का जीवन चक्र कैसा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्मेटोफाइट में जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? जब स्पर्मेटोफाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर बीज युक्त पादपों की बात होती है जिनमें बीज बनते हैं। तो इनमें डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र होता है, या अगुणित, द्विगुणित या अगुणित या उपरोक्त सभी। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि जब भी हम स्पर्मेटोफाइट्स की बात करते हैं
तो स्पर्मेटोफाइट का मतलब है कि हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। जब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे बीज प्रकृति पाई जाती है, यहाँ पे बीज बनते हैं, बीज प्रकृति पाई जाती है, बीज बनते हैं, स्पर्मेटोफिटिक कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे पादपों में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो जीवन चक्र पाया जाता है ये डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र है। ये कौन से प्रकार का है? डिप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र है। डिप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल है ये। कौन से प्रकार की? डिप्लॉन्टिक प्रकार की। तो यहाँ पे आपके पहला ऑप्शन है द्विगुणित, अगुणित, द्विगुणित, तीसरा है अगुणित, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर आ जाएगा द्विगुणित। सिफेनोगेमस पादप किसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं? देखिए जब भी सिफेनोगेमस की बात करते हैं ना, जिसे हम कहते हैं साइफनोगेमी इन इंग्लिश में कहते हैं साइफनोगेमी, इसे हिंदी में हम कहते हैं सिफेनोगेमस। सिफेनोगेमस का मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि ये हायर प्लांट्स की बात कर रहा है। हायर प्लांट्स में क्या होता है कि पोलन ट्यूब बनती है, पराग नलिका बनती है, पोलन ट्यूब बनती है जिसे हम कहते हैं पराग नलिका, और पराग नलिका में होते हैं नर युग्मक। तो पराग नलिका सहायता करती है नर युग्मकों को अंड कोशिका तक ले जाने के लिए। तो जब नर युग्मकों को अंड कोशिका तक ले जाने के लिए पराग नलिका सहायता करती है तो इस प्रकार के निषेचन को कहा जाता है साइफनोगेमी प्रकार का। तो ये क्या है? जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन और प्रोटोनिमा। तो देख लेते हैं सिफेनोगेमी पादप किसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। अच्छा, सिफेनोगेमस पादप कौन से हुए? जिनमें पोलन ट्यूब बनती है। तो ये किसके द्वारा लैंगिक जनन करते हैं? तो यहाँ पर ये किसके द्वारा लैंगिक जनन करेंगे? तो यहाँ आप देखिए जब भी इसकी बात हो रही है तो हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जब लैंगिक जनन होगा तो जाइगोट का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मक का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपने देखा है कि पोलन ग्रेन के द्वारा नर युग्मक कैसे बनता है, और आपने ये भी देखा है कि गुरु बीजाणु के द्वारा किस प्रकार से भ्रूणकोश बनता है, और भ्रूणकोश में अंड कोशिका बनती है, अंड कोशिका बनती है। तो ये पूरी प्रक्रिया जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होती है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आप देखते हो कि पोलन ग्रेन के अंदर नर युग्मक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन, जो बीजाणु होते हैं ये कौन से विभाजन से बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, और फिर यहाँ पर बीजाणु से युग्मक का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। प्रोटोनिमा आएगा ही नहीं, तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। तो इस प्रकार के आसान से क्वेश्चंस हैं, अगर एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें आ जाएंगे। नेक्स्ट, कवक मूल सहचर्य किसकी जड़ों में देखा जाता है? अब ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है और ये आपके 11th क्लास से भी रिलेट करता है। तो स्फेग्नम, साल्विनिया, पाइनस, आपने देखा है कि पाइनस के अंदर कवक मूल सहचर्य होता है। अनावृत बीजियों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो अनावृत बीजियों में नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। दूसरा है बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी में रहता है, और तीसरा है अनावृत बीजी विषम बीजाणुक होते हैं। अनावृत बीजियों के बारे में निम्न कथनों पर सही विकल्प का चयन करना है हमें। अनावृत बीजियों में नर मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी में रहता है। अनावृत बीजी विषम बीजाणुक होते हैं। तो जब हम अनावृत बीजियों की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, चाहे आवृत बीजी हो चाहे अनावृत बीजी हो, दोनों में हार्टेरोस्पोरी पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है।
सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणु धानी में रहता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि बीजांड होता है और इस बीजांड के अंदर, ये जो बीजांड होता है इसी के अंदर भ्रूणकोश होता है। तो ये भी बात सही है कि इसके अंदर भ्रूणकोश है। तो बहुकोशिकीय ये मादा युग्मकोद्भिद है। मादा युग्मकोद्भिद में ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको बताइए ना, जिसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 2 ध्रुवीय केंद्रक और यहाँ पे एंटीपोडाल सेल्स। तो ये युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद है जिसे हम कहते हैं भ्रूणकोश। तो ये जो भ्रूणकोश है ये बीजांड के अंदर है। तो बीजांड क्या है? गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अनावृत बीजों में नर मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म या हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, इन दोनों में ही, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में ही युग्मकोद्भिद कैसा है? डिपेंडेंट है। इसमें भी डिपेंडेंट है, इसमें भी डिपेंडेंट है और हासित प्रकार का है, हासित प्रकार का है, इसमें भी हासित प्रकार का है। तो जब हासित और डिपेंडेंट प्रकार का है और ये किसके ऊपर निर्भर है? ये निर्भर है बीजाणुभिद के ऊपर, दोनों में बीजाणुभिद के ऊपर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में ही युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट हासित प्रकार का होता है, रिड्यूस होता है। जैसे कि पोलन ग्रेन है तो वो रिड्यूस है, उसी तरह से एम्ब्रियोसेक है तो वो रिड्यूस प्रकार का है और वो किसके ऊपर निर्भर है? तो वो बीजाणुभिद के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। अब आप आपका आंसर देख सकते हो क्या आएगा। फर्स्ट सेकंड सत्य है जो कि गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सत्य है, गलत है, सेकंड थर्ड असत्य है, ये भी गलत है, सेकंड थर्ड सत्य है लेकिन फर्स्ट असत्य है। तो ये आपका यहाँ पर सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए 4 कथन पर विचार कीजिए, सही कथनों वाले किसी एक विकल्प का चुनाव कीजिए। अधिकांशतः शैवाल वंशों में जीवन चक्र अगुणित होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब भी मैं अगुणित जीवन चक्र की बात करती हूं तो अगुणित जीवन चक्र में क्या क्या आते हैं? कवक आते हैं, शैवाल आते हैं और प्रोटिस्टा आते हैं। तो यहां पर ये सही है, सही है। बीजाणु बीज युक्त पादपों में जीवन चक्र द्विगुणित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। बीज युक्त पादप कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये दोनों ही द्विगुणित प्रकार की लाइफ साइकिल बताते हैं। इन दोनों के पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। सभी टेरिडोफाइट में प्रोथैलस प्रकाश संश्लेषी प्रकार का होता है, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है। सभी टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है, तो ये गलत है। मोस जीवन चक्र में एक प्रोटोनिमा अवस्था पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही है कि मोस का जब जीवन चक्र चलता है तो उसमें प्रोटोनिमा पाया जाता है। आपने देखा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का अंकुरण होता है। मोसेस के अंदर 2 प्रकार के जीवन चक्र मैंने बताए हैं क्लास के अंदर, एक तो डायरेक्ट प्रकार का जर्मिनेशन और एक इनडायरेक्ट प्रकार का जर्मिनेशन। तो जो प्रोटोनिमा के द्वारा यहाँ पे अंकुरण होता है ये इनडायरेक्ट प्रकार का जर्मिनेशन है और प्रोटोनिमा से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। तो प्रोटोनिमा अवस्था इसके अंदर पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हम देख लेते हैं
ACD कथन सही है तो ये गलत है क्योंकि इसमें C आ रहा है, ये सही है तो ये भी गलत है, ये ABD सही है और इसमें केवल D है तो ये भी गलत है क्योंकि D तो सही है लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए टेरिडोफाइट में कौन से टेरिडोफाइट स्ट्रोबिलस शंकु धारण करते हैं? किसके पास में शंकु होता है? ड्रायोप्टेरिस और टेरिडियम के पास में। देखिए आपके एनसीईआरटी में इक्विसिटम का डायग्राम दिया गया है जिसके पास भी स्ट्रोबिलस है और सिलेजिनेला के पास में भी स्ट्रोबिलस है। तो इक्विसिटम और टेरिडियम, देखो ये आपका डायग्राम दिया ही नहीं गया है तो ये है, तो इसका आंसर यही पे आएगा और ये नहीं आएगा। टेरिडोफाइटा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अधिकांशतः टेरिडोफाइट समबीजाणुक होते हैं, बिल्कुल सही बात है क्योंकि टेरिडोफाइट से विषम बीजाणुकता की शुरुआत हुई है, तो कुछ ही यहाँ पर हेट्रोस्पोरस है, बाकी अधिकांशतः टेरिडोफाइट समबीजाणुक प्रकार के हैं, होमोस्पोरस प्रकार के। ध्यान रखना टेरिडोफाइट के मैक्सिमम मेंबर कैसे हैं? होमोस्पोरस, लेकिन कुछ यहाँ पर कैसे हैं? हेटेरोस्पोर, जहां से हेटेरोस्पोरी की शुरुआत हुई है। तो अधिकांश टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोर, ये गलत है। टेरिडोफाइट में मादा युग्मकोद्भिद कुछ समय के लिए पेट्रक बीजाणुद्भिद पर उपस्थित होता है, सही है। सिलेजिनेला में मादा युग्मकोद्भिद युग्मनज का विकास होता है जिससे एक नया शेषो भ्रूण बनता है। तो सिलेजिनेला से ही विषम बीजाणुकता की शुरुआत हुई है और ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ गलत स्टेटमेंट कौन सा हुआ? गलत स्टेटमेंट है ये सेकंड वाला, जिसमें लिखा हुआ है कि अधिकांशतः टेरिडोफाइट विषम बीजाणुक है, लेकिन अधिकांशतः नहीं है, केवल कुछ ही विषम बीजाणुक है। जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है? देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन चुका है। जब हम, ध्यान से देखना आप लोग, जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बन जाता है, निषेचन से पहले बन जाता है, पहले बन जाता है और यह युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद, क्योंकि ये एन होता है। जिम्नोस्पर्म में ये एन होता है, इसकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है एन, लेकिन एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है, निषेचन के बाद बनता है और इसकी गुणिता है 3n। तो ये बात आप समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद और द्विनिषेचन के बाद बना ऊतक, आपको पता है कि इसमें द्विनिषेचन नहीं होता, बहुगुणित ऊतक भी नहीं होता है, ये बीजाणुद्भिद भी नहीं है, ये मादा युग्मकोद्भिद है जो कि एन होता है, इसकी प्लॉइडी कैसी होती है? एन होती है। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म में बीजांडकाय 64 गुणसूत्र है, बीजांडकाय है, बीजांडकाय का मतलब कि ये 2n है, तो इसमें 64 गुणसूत्र हैं, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया 30, इसकी प्लॉइडी अगर अपन करेंगे ना तो 32, 64 टोटल क्रोमोसोम है इसके पास में। तो इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? अभी मैंने आपको बताया कि जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष कैसा होता है? एन होता है। तो यहाँ पर इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? 32। तो आपका आंसर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 32। निम्न में से किसे पीट मोस भी कहते हैं? देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके स्फेग्नम है जिसे हम पीट मोस कहते हैं, स्फेग्नम फेमस भी है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। और आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो पीट मॉसेज हैं, जितने भी मॉसेज हैं, तो उनके
इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस कम है। तो वो एक लाइन जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है वो भी इम्पोर्टेंट है और स्फेग्नम के बारे में आ जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पीट मॉस क्या है यहाँ पर? स्फेग्नम। निम्न में से कथन को पढ़िए, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। ठीक, बताना है किसके लिए पूछा गया है। कथन को पढ़िए और कौन सा सही मिलान यहाँ पे किया है। तो युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था किस में होती है? युग्मकोद्भिद प्रभावी किस में होता है? तो युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है थैलोफाइटा के अंदर। थैलोफाइटा के अंदर युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है, ब्रायोफाइटा के अंदर होता है और टेरिडोफाइटा के अंदर होता है। अब इसमें आप मैच कर लेना कि इनमें से क्या आएगा। लैंगिक अंग पुंधानी तथा स्त्रीधानी पर्णिल प्ररोह के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो ये सब ब्रायोफाइट में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है। कायिक जनन खंडन के व द्वितीयक प्रोटोनिमा, अब प्रोटोनिमा की बात आ गई तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, मुकुलन के द्वारा होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से निम्न में से कौन सा सही है? तो पहला दिया हुआ है रिक्सिया, देखो रिक्सिया नहीं आएगा, सिलाजिनेला नहीं आएगा, ड्रायोप्टेरिस नहीं आएगा, इसमें आएगा फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया किसका मेंबर है? फ्यूनेरिया आपके मेंबर है ब्रायोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में क्या आते हैं? मॉसेस, और इसमें द्वितीयक प्रोटोनिमा बनती है तो फ्यूनेरिया के अंदर ऐसा पाया जाएगा। ऊपर वाले जो है ये ब्रायोफाइट्स के मेंबर नहीं है। टेरिडोफाइट्स के युग्मकोद्भिद को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो ये गर्म स्थानों पर उगते हैं या फिर ठंडे स्थानों पर, ये आपको बताना है। तो टेरिडोफाइट छायादार स्थानों पर उगने वाले छोटे छोटे से प्लांट होते हैं। पहला स्टेटमेंट गर्म गीला छायादार स्थान, दूसरा गर्म सूखा प्रकाश ये स्थान, तीसरा है ठंडा गीला छायादार स्थान और चौथा है ठंडा सूखा प्रकाशीय स्थान। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ठंडा गीला और छायादार स्थानों पर उगने वाले होते हैं टेरिडोफाइट्स। सिलेजिनेला साल्विनिया ये टेरिडोफाइट्स है और यहाँ से विषम बीजाणुता की शुरुआत हुई है। तो ये सम बीजाणुक है या विषम बीजाणुक है या जलीय समुद्री है। देखिए इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे विषम बीजाणुकता आ जाएगा। यहाँ यहीं से ही हेटेरोस्पोरी की शुरुआत हुई है, यहीं से बीजीय प्रकृति की शुरुआत हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चन है साल्विनिया और सिलेजिनेला से। निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा के लिए गलत कथन को चुनना है। लीवरवर्ट का पादप काय थैलोइड नहीं होता और गलत कथन को चुनिए। और लेकिन मूलाभास तना पत्तियों का बना होता है, मूलाभास तना व पत्तियों का बना होता है। देखिए गलत है, बल्कि लीवरवर्ट का जो पादप काय है वो थैलोइड प्रकृति का होता है, थैलस होती है। लीवर शेप इस तरह से थैलस होता है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है ब्रायोफाइट्स में। मोस में सर्पिलाकार पर्ण समान संरचना युक्त ऊर्ध्व पतला अक्ष होता है। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं और युग्मनज की बीजाणुद्भिद उत्पन्न करते हैं। युग्मनज का मतलब जायगोट जो कि बीजाणुद्भिद उत्पन्न करते हैं। तो सही है क्योंकि ये भी 2n है, ये भी 2n है और ये भी सही है। तो आपका पहला स्टेटमेंट ही वैसे गलत है क्योंकि इसे देखते ही हमने समझ लिया कि ये स्टेटमेंट गलत है। लीवरवर्ट्स थैलोइड, इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है और पृष्ठीय आधारी रूप से चपटे होते हैं और लीवर के जैसे होते हैं इसलिए इनका नाम लीवरवर्ट है। आगे चलेंगे। ब्रायोफाइटा शैवाल में किस में भिन्न होते हैं? ब्रायोफाइट और शैवाल में भिन्नता पूछी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में डिफरेंस पूछा है, तो अभी देखते हैं। यह स्वतंत्र सुविकसित बीजाणुद्भिद की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये थैलोफाइट के संदर्भ में गलत है क्योंकि इसका बीजाणुद्भिद स्वतंत्र नहीं होता, बीजाणुद्भिद इसका स्वतंत्र नहीं होता है। तो ब्रायोफाइट शैवाल से किस में भिन्न होते हैं? ठीक, ब्रायोफाइट शैवाल से किस में भिन्न होते हैं? एक सुविकसित स्वतंत्र बीजाणुद्भिद की उपस्थिति में गलत है क्योंकि इसमें भी ये कैसा है?
स्वतंत्र नहीं है, निर्भर है, दोनों में। भ्रूणकोश की उपस्थिति में, दोनों में भ्रूणकोश नहीं है, भ्रूणकोश और स्त्रीधानी की उपस्थिति में और संवहन ऊतक की उपस्थिति में। तो संवहन ऊतक इनके पास में होता ही नहीं है, इनके पास में स्त्रीधानी जरूर होती है। दोनों के पास में होती है आर्की जो है ऊगोनियम। हाँ, ये ध्यान रखना है, थैलोफाइटा के पास में तो होती है ऊगोनियम, ऊगोनियम, और इसके पास में होती है आर्कीगोनियम। इतना आपको ध्यान रखना है, आर्कीगोनियम। इसकी स्त्रीधानी ऊगोनियम और इसकी आर्कीगोनियम। ठीक, ये दोनों में भिन्न होती है, ये ऊगोनिया है, इसकी आर्कीगोनिया है। तो स्त्रीधानी की उपस्थिति दोनों में अलग अलग है। नेक्स्ट है, दिए गए शैवालों में उनके संबंधित उदाहरणों से मिलान कीजिए। तंतुमय संरचना के साथ कशाभिक युक्त युग्मक, यूलोट्रिक्स गलत है, तंतुमय संरचना है और कशाभ युक्त युग्मक है, तो इसमें से आप समझ जाओगे किसके अंदर आ जाएगा ये। फिर भी आगे देखेंगे, निवही अंड युग्मक की विशालकाय पादप संरचना, अगतिशील युग्मक और तंतुमय संरचना। तो यहाँ पे पहले में तो आपके यूलोट्रिक्स है, यूलोट्रिक्स तंतुमय संरचना के साथ कशाभिक युग्म, हाँ, तो यूलोट्रिक्स के पास में कशाभिक प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। फिर दूसरे में आपके निवही और अंड युग्मक की, तो यहाँ पे निवही का मतलब है कोलोनियल, और अब आप समझ गए होंगे कि कॉलोनी किस में पाई जाती है, वॉल्वॉक्स में पाई जाती है। वॉल्वॉक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वॉल्वॉक्स से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सेकंड में आ जाएगा सी, विशालकाय पादप जैसी संरचना किसकी होती है, कैल्प। कैल्प सबसे बड़ी शैवाल है, तो यहाँ पे विशाल होती है, सबसे लार्जेस्ट होता है कैल्प, बड़े बड़े लंबे लंबे कई फीट लंबे होते हैं, ये आपने पढ़ा भी है आपके एनसीईआरटी में। अगतिशील युग्मक किसके होते हैं, तंतु में संरचना, तो ये स्पाइरोगायरा के होते हैं, स्पाइरोगायरा। तंतु में फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है स्पाइरोगायरा की, फ्यूकस की नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप मैच कर लीजिए, आपका मैच पहले में ई दिया हुआ है, पहले में ई का मतलब फ्यूकस, तो ये गलत है। इसमें पहले में बी दिया हुआ है, ये भी गलत है। इसमें पहले में ए दिया हुआ है, ये सही है। इसमें पहले में सी दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल सूक्ष्म जीव वृद्धि पोषक माध्यम बनाने में उपयोग में होता है। जब हम पोषक माध्यम की बात कर रहे हैं तो हम कल्चर मीडियम की बात कर रहे हैं। कल्चर मीडियम जो कि आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में काम आता है। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। जो ड्रॉपर्स हैं उन सबको पता है प्लांट टिश्यू कल्चर आपके 12th क्लास का पार्ट है। हिंदी में इसे कहते हैं ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन माध्यम। तो ऊतक संवर्धन माध्यम में अगार अगार का उपयोग किया जाता है, अगार अगार। और अगार अगार में क्या किससे मिलता है, जिलैडियम और ग्रासिलेरिया से मिलता है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है जिलैडियम, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफेनिया और फ्यूकस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जिलैडियम। जिलैडियम और ग्रासिलेरिया ये दो ऐसे हैं जिनसे अगार अगार मिलती है। और ये जब भी ऊतक संवर्धन हमको बनाना होता है, कल्चर मीडियम बनाना होता है, तो अगार अगार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लैब में ये पाउडर के फॉर्म में मिलता है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये जेल जैसा हो जाता है। आगे चलेंगे। भूरे शैवालों के चल युग्मक में होते हैं शीर्ष पर दो उपस्थित समान कशाभिक, दो शीर्ष उपस्थित असमान कशाभिक, दो पार्श्वीय रूप से व्यवस्थित समान कशाभिक और दो पार्श्वीय रूप से व्यवस्थित असमान कशाभिक। तो भूरे शैवालों में दो कशाभ पाए जाते हैं जो कि असमान होते हैं और पार्श्वीय उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक। डायग्राम एनसीईआरटी से दिए गए हैं, देखते से आप पहचान गए होंगे। ये आपके वॉल्वॉक्स का है, ग्रीन एल्गी वॉल्वॉक्स का डायग्राम दिया गया है। जो आपका सेकंड है ये पॉलीसिफोनिया का है, पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है ये पॉलीसिफोनिया, ठीक है ना, जो कि रेड एल्गी है। और ये है आपकी लेमिनेरिया, जो कि आपके
ब्राउन एल्गी है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, मैच कर लीजिए। फ्यूकस नहीं है, वॉल्वोक्स है, पोरफायरा नहीं है, कारा भी नहीं है, वॉल्वोक्स है, पॉलीसिफोनिया लैमिनेरिया है, क्लेमाइडोमोनास नहीं है, लैमिनेरिया है, पोरफायरा है। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। तो ये लास्ट आपके 22 क्वेश्चंस थे पार्ट 2 से, और अब अगर और भी क्वेश्चंस बनते होंगे तो पार्ट 3 भी जरूर आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।